नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे फेज की। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता की मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बड़ी सरगर्मी के बीच शिवराज सिंह चौहान पर कमलनाथ के बोले गए हमले की। साथ ही जानेंगे कपिल सिब्बल ने सनातन धर्म की क्या परिभाषा बताते हुए भाजपा पर बोला है हमला। वहीं बात करेंगे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने को लेकर क्या कहना है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, और जानेंगे कि दिल्ली हाईकोर्ट ने किस मामले के मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री से मांगा है जवाब। इसके अलावा दिन भर की कुछ और बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन उससे पहले आज की हेडलाइंस। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका। जमानत याचिका पर 4 अक्टूबर तक चली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा सनातन धर्म का मुद्दा। उदयनिधि और ए राजा पर एफआईआर की मांग। कश्मीर के अनंतनाग में चौथे दिन भी सेना और आतंकियों के बीच जारी मुठभेड़। यूपी भाजपा के संगठन में बड़ा फेरबदल। 75% जिलों के बदले जिलाध्यक्ष। केरल में बढ़ रहा निपो वायरस का खतरा। एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर हुई 4, वहीं 2 की मौत। सपा नेता आजम खान के ठिकानों पर आज तीसरे दिन भी जारी आयकर विभाग की छापेमारी। इंडिया गठबंधन द्वारा जहरीले पत्रकारों पर लगाए गए प्रतिबंध से बौखलाई भाजपा। समर्थन में उतरे भाजपाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सत्तारूढ़ भाजपा का मुकाबला करने और उसे देश की सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए पूरी ताकत से जुटी है। इसके लिए कई विपक्षी दल एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं। इस बीच कांग्रेस एक बार फिर से अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करने पर भी विचार कर रही है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण ने कांग्रेस और राहुल गांधी की छवि व परिस्थिति में काफी बदलाव किया था। यही वजह है कि अब कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव को साधने के लिए एक बार फिर भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने की योजना बना रही है। क्या है कांग्रेस की रणनीति, समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। पिछले साल 7 सितंबर से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की लोकप्रियता में काफी बढ़ोतरी की। इस यात्रा के दौरान से ही राहुल गांधी देश में एक जननायक की भूमिका में नजर आए थे। वहीं इस यात्रा के बाद कांग्रेस को कर्नाटक और हिमाचल में जीत भी हासिल हुई थी। यही वजह है कि अब 2024 के लोकसभा चुनाव को साधने के लिए कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण पर विचार कर रही है। कांग्रेस में फिर से भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे संस्करण को लेकर काफी चर्चा हो रही है। इस बार पार्टी पूर्व से पश्चिम तक भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा संस्करण आयोजित करने को लेकर रणनीति बना रही है, क्योंकि पार्टी लोकसभा चुनाव से इसमें फायदा उठाना चाह रही है। पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि कांग्रेस 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के दिन से भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू कर सकती है, लेकिन अब इस रणनीति में बदलाव नजर आ रहा है। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि पार्टी 2 अक्टूबर से नहीं बल्कि 1 दिसंबर से भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत कर सकती है। ऐसी चर्चाएं हैं कि भारत जोड़ो यात्रा 2.0 पैदल मार्च के बजाय हाइब्रिड मोड में होगी, लेकिन ये कहां से शुरू होगी इस पर अभी भी संशय है। हालांकि पिछले महीने अगस्त में महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने संवाददाताओं से इस यात्रा को लेकर कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा गुजरात के पोरबंदर से शुरू होगी, जो मेघालय में जाकर समाप्त होगी। हालांकि अभी भी कोई पुख्ता व कन्फर्म जानकारी सामने नहीं आई है। खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि यात्रा की बढ़ती मांग को देखते हुए 16 और 17 सितंबर को हैदराबाद में होने वाली नवगठित कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पहली बैठक में यात्रा के बारे में चर्चा की जा सकती है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने पिछले 7 सितंबर को कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। ये यात्रा 12 राज्यों से होकर के जम्मू कश्मीर में समाप्त हुई थी, जिसमें 136 दिनों में लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत प्रदान की है। दरअसल कल ही प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने के कविता को एक समन जारी किया था, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में कविता को 15 सितंबर को जांच में शामिल होने को लेकर समन जारी किया था। इसी के खिलाफ कविता ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने ईडी के समन पर 26 सितंबर तक के लिए रोक लगा दी। इसके बाद ईडी ने अदालत में कहा कि तेलंगाना सीएम की बेटी को 26 सितंबर तक पेश होने के लिए नहीं कहेंगे। हालांकि इससे पहले ईडी मुख्यालय में कविता से मार्च में कई बार पूछताछ की जा चुकी है।
दरअसल एलजी ने दिल्ली के सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। पिछले साल 8 जुलाई को ये रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसमें पिछले साल लागू की गई आबकारी नीति पर सवाल उठाए गए थे। आबकारी नीति बनाने और उसे लागू करने में लापरवाही बरतने के साथ ही नियमों की अनदेखी में गंभीर चूक के आरोप हैं। पिछले कुछ दिनों में देश में सनातन धर्म को लेकर के एक अलग ही बहस छिड़ी हुई है। डीएमके नेताओं की ओर से सनातन धर्म को लेकर के अजीबोगरीब बयान दिए जा रहे हैं, जिस पर भाजपा की ओर से लगातार हमला बोला जा रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं की ओर से भी इस पूरे मामले पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। इस बीच पूर्व कांग्रेस नेता व राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सनातन धर्म का मतलब समझाते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा कपिल सिब्बल ने, देखिए इस रिपोर्ट में। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने ट्विटर पर सनातन धर्म का मतलब समझाते हुए लिखा कि सनातन धर्म का अर्थ है शाश्वत धर्म। सनातनी के गुणों में ईमानदारी, जीवित प्राणियों को चोट नहीं पहुंचाना, पवित्रता, दान, उदारता, धैर्य, वैराग्य और साख शामिल है, जबकि ये गुण हिंदुत्व और उनके भक्तों में नहीं है। जब कोई सैनिक शहीद हुआ तो कोई सनातनी जश्न नहीं मनाता है। जाहिर है कि सनातन धर्म का मतलब समझाते हुए सिब्बल ने भाजपा पर कश्मीर में शहीद हुए सेना अधिकारियों की शहादत के समय जश्न मनाने को लेकर भाजपा व पीएम मोदी पर हमला बोला है। सनातन धर्म पर छिड़ी इस बहस में पीएम मोदी समेत पक्ष विपक्ष के कई नेता अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं। यूपी में कानून व्यवस्था पटरी पर आने का नाम नहीं ले रही है। कहीं कोई सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों की दबंगई का शिकार हो रहा है, तो कहीं घर में घुसकर पूरे परिवार को गोली से मारा जा रहा है, तो वहीं धरना प्रदर्शन के नाम पर मारपीट हो रही है। इन सब मामलों पर अब विपक्ष सीएम से सवाल पूछ रहा है कि अपराध करने में भाजपाइयों को इतनी छूट क्यों मिली है। अब उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से सनसनीखेज खबर सामने आई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल ताजा मामला कानपुर में करोड़ों रुपए की जमीन हड़पने से आहत एक किसान बाबू सिंह की खुदकुशी से जुड़ा है। किसान ने खुदकुशी से पहले सीएम योगी के नाम एक पत्र भी लिखा है। जानकारी के अनुसार कानपुर के अहिरवा स्थित 6.29 करोड़ रुपए की जमीन हड़पने जाने से आहत होकर चकेरी गांव निवासी किसान बाबू सिंह यादव ने ट्रेन से कटकर जान दी। खुदकुशी से पहले उसने सीएम के नाम एक सुसाइड नोट भी लिखा है। इसमें अपनी मौत का जिम्मेदार श्यामनगर में रहने वाले पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और भाजपा नेता को बताया है। सुसाइड नोट में किसान बाबू सिंह ने लिखा है कि हो सके तो बच्चों को न्याय मिले। वहीं इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर हमला बोलते हुए उनसे सवाल पूछा है। अखिलेश ने पूछा कि अपराध करने में भाजपाइयों को छूट क्यों मिली है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता डीआर प्रियरंजन की बदनीयत धोखाधड़ी की वजह से किसान बाबू सिंह ने आत्महत्या कर ली। इसके पर्याप्त सबूत हैं, तब भी आज तक भाजपा नेता को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। आखिर मुख्यमंत्री बताएं, भाजपा वालों को अपराध करने की छूट क्यों मिली है। आखिर भाजपाइयों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जाता। सपा मुखिया ने कहा कि क्या उन पर कार्रवाई के लिए कोई विशेष ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ता है। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच मध्य प्रदेश में सियासी पारा काफी हाई है। भाजपा कांग्रेस दोनों ही की ओर से अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। एक ओर सीएम शिवराज सिंह चौहान जहां योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ उन पर हमले बोले जा रहे हैं। अब एक बार फिर कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर हमला बोलते हुए उनके वायदा कारोबार में व्यक्त रहने की बात कही है। क्या कुछ कहा है कमलनाथ ने, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को आड़े हाथों लेते हुए उन पर जमकर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर सीएम शिवराज पर निशाना साधते हुए कमलनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आजकल वायदा कारोबार में लगे हुए हैं। इस बात को मध्य प्रदेश की जनता सबसे बेहतर ढंग से समझती है। वो किसानों की भलाई का दिखावा कर रहे हैं, नौजवानों के भविष्य की बात कर रहे हैं और महिलाओं के कल्याण का स्वांग कर रहे हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कमलनाथ ने कहा कि जनता सब जानती है, इसीलिए कह रही है। आप इतने सच्चे थे तो शिवराज जी कांग्रेस सरकार में शुरू हुई किसानों की कर्ज माफी आपने क्यों बंद कर दी। इतना ही नहीं, किसानों को लेकर भाजपा सरकार को घेरते हुए कमलनाथ ने मुख्यमंत्री से सवाल करते हुए पूछा कि मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को डिफॉल्टर क्यों बना दिया। लाखों छात्र और अभ्यर्थी क्यों हर रोज अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आप महिलाओं के लिए इतनी बातें करते हैं तो आखिर क्यों बुजुर्ग और विधवा महिलाओं को कई महीने से पेंशन नहीं मिली है। आप महिला कल्याण के इतने हितैषी हैं तो अरहर की दाल 180 रुपए किलो से ऊपर क्यों कर दी है। आगामी चुनाव को लेकर कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता आपके 18 साल के झूठों पर
एक एक करके हिसाब लेने वाली है। बता दें कि मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। संभव है कि चुनाव आयोग अक्टूबर माह में किसी भी समय चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। वहीं भाजपा कांग्रेस भी जल्द ही अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकते हैं। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी कि एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर के चाचा भतीजे शरद पवार और अजित पवार के बीच रस्साकशी लगातार जारी है। दोनों गुटों की ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों के लिए नोटिस का जवाब देने की मोहलत बढ़ाई थी। इस बीच अब अजित पवार ने इस मामले में एक ताजा बयान दिया है। क्या कुछ कहा अजित ने, देखिए इस रिपोर्ट में। एनसीपी के चुनाव चिन्ह और नाम के दावे पर भारत चुनाव आयोग की सुनवाई पर अजित पवार ने अब कहा है कि हर किसी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि हम भी चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखेंगे। बता दें कि दोनों शरद पवार गुट और अजित पवार खेमे में पार्टी के नाम और निशान के दावे पर चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देने के लिए 4 सप्ताह की मोहलत मांगी गई थी। इस पर बाद में 14 अगस्त को चुनाव आयोग ने एनसीपी के विरोधी गुटों को पार्टी के नाम और निशान से संबंधित नोटिस का जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया था। गौरतलब है कि इससे पहले चुनाव आयोग ने 27 जुलाई को मामले में नोटिस जारी किया था। आयोग ने दोनों खेमों से असली पार्टी होने के दावे से जुड़े दस्तावेज मांगे थे। चुनाव आयोग ने दोनों खेमों को तय समय में दस्तावेज आदान प्रदान करने को कहा था। इसके बाद ही दोनों पक्षों की ओर से और मोहलत मांगी गई थी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए सेना के 4 जवानों को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। इसी क्रम में अब पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने भी मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। चिदंबरम ने मोदी सरकार पर जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। क्या कुछ कहा है कांग्रेस नेता ने, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए 1 मिनट भी नहीं रुकते। कश्मीर में सरकार की अव्यवस्थित नीति उजागर हो गई है। जब तक कश्मीर के लोग अलग थलग और ठगा महसूस करेंगे तब तक घाटी में शांति लौट नहीं सकती। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे मानो सरकार को उम्मीद है कि कश्मीर में उनकी अव्यवस्थित नीति के बचाव में लोग मरेंगे। वहीं इंडिया गठबंधन ने G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के जश्न के लिए भाजपा कार्यकर्ता में आयोजित कार्यक्रम की भी आलोचना करते हुए कहा कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और भाजपा कार्यालय में जश्न हो रहा है। गौरतलब है कि एक तरफ सेना के जवान शहीद हो रहे हैं, उसी समय भाजपा द्वारा G20 के सफल आयोजन को लेकर के मनाए गए जश्न के कार्यक्रम पर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है और पीएम मोदी पर निशाना साध रहा है। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसीलिए राज्य में सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। एक ओर जहां कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए जद्दोजहद में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के लिए राज्य में अपनी सत्ता बचा पाना काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एमपी भाजपा में अंदरूनी कलह भी चरम पर है। इस बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस सपनों को लेकर के कांग्रेस से भाजपा में गए थे, अब प्रदेश में चुनाव आने पर सिंधिया का वो सपना टूटने लग गया है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, ऐसे में हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल आ रहा है कि अगर भाजपा की सरकार रिपीट हो गई तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्या इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के सीएम बनेंगे, क्योंकि सीएम बनने की उम्मीदों को लेकर ही वो कांग्रेस से भाजपा में गए थे। लेकिन लगता है कि महाराज का ये सपना भाजपा में भी पूरा नहीं होने वाला है और इसीलिए महाराज ने अभी से ही अपनी भूमिका बनानी शुरू कर दी है। तभी तो खुद के सीएम बनने के सवाल पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैं कभी सीएम बनने की रेस में नहीं रहा। मैं पहले भी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था और ना ही अब बनना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने नाइंसाफी के खिलाफ हमेशा संघर्ष किया है। मैं कूटनीति नहीं करता, साथ ही मेरे मन में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है। जाहिर है कि सिंधिया को भाजपा में ऊपर से साफ इशारा हो गया है कि आप सीएम नहीं बनेंगे। यही वजह है कि सिंधिया अब अपनी भूमिका बनाने लग गए हैं। बता दें कि साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का साथ छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने की वजह से उनके समर्थक विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए थे और राज्य की कमलनाथ सरकार गिर गई थी। अब एक बार फिर से राज्य में चुनावी सरगर्मी काफी तेज हो गई है और भाजपा व कांग्रेस दोनों ही की ओर से अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने KG D6 गैस ब्लॉक के विवाद से जुड़ी सरकार की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जता दी है। ये विवाद पेट्रोलियम मंत्रालय और रिलायंस के बीच है। ये याचिका ऑयल एंड नेचुरल गैस ब्लॉक से गैस की गलत हेराफेरी से जुड़ी है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले समूह रिलायंस के खिलाफ अपने गैस के कुओं से अनुचित तरीके से गैस निकालकर 1.5 अरब डॉलर से ज्यादा की कमाई रखने के खिलाफ दायर याचिका पर अब रिलायंस इंडस्ट्री तथा अन्य से जवाब मांगा है। बता दें कि इससे पहले मई में दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया था, जिसे सरकार ने चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति अनूप जयराम हंभानी ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत द्वारा 24 जुलाई 2018 को आरआईएल के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम के पक्ष में सुनाए गए फैसले को बरकरार रखा था। इस कंसोर्टियम की ब्रिटेन की कंपनी BP PLC और कनाडा की निको रिसोर्सेज शामिल हैं। गौरतलब है कि मई के आदेश में कहा गया था कि अदालत ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मध्यस्थता अदालत के निष्कर्ष ऐसे हैं जन तक कोई भी उचित व्यक्ति नहीं पहुंच पाया। ये कहना पर्याप्त है कि मध्यस्थता अदालत द्वारा अपनाया गया नजरिया निश्चित रूप से एक संभावित नजरिया है जिसमें किसी तरह के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। जिसके बाद कल केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमणी और पूर्व अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल ने न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना के पीठ को बताया कि RIL को 2003 से ही मालूम था कि उनके गैस ब्लॉक के पास के ही ONGC के गैस ब्लॉक आपस में जुड़े हुए हैं। बता दें, सरकार ने रिलायंस पर धोखाधड़ी करने और 1.5 अरब डॉलर से अधिक का फायदा उठाने का आरोप लगाया था। सरकार ने अदालत में कहा था कि 30 जून 2016 तक विस्थापित गैस की कीमत ही 1.5 अरब डॉलर होती है। सरकार ने यह भी तर्क दिया था कि RIL ने कहा था कि उनके ब्लॉक और सरकार के बीच कोई जुड़ाव नहीं है, मगर सरकार की जानकारी के बिना जानबूझकर ONGC ब्लॉक से गैस की निकासी की गई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में आपके लिए बस इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें 4PM। धन्यवाद।